नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है कप ऑफ न्यूज़ में। कप ऑफ न्यूज़ में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार की राजनीति, बिहार पॉलिटिक्स। और बिहार पॉलिटिक्स में हम अगले कुछ मिनटों में पूरी तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे कि वो दिशा कैसी है जिस दिशा पर बिहार की राजनीति बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। बिहार की राजनीति में दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव बीजेपी के नेतृत्व में है, दूसरा ध्रुव राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में है, और तीसरा ध्रुव आप खोज सकते हैं नीतीश कुमार के रूप में। लेकिन मैं वैचारिक तौर पर बात कर रहा हूं। वैचारिक तौर पर दो ही ध्रुव हैं। नीतीश कुमार जी वक्त के हिसाब से सियासत को अपने अनुकूल ढालते हैं। वो कभी किसी के साथ जुड़कर उस विचार के गिर्द जो राजनीति है उसको मजबूत कर देते हैं, और कभी किसी और के साथ जुड़कर उसका पलड़ा अपने हक में भारी कर देते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि दूसरे का पलड़ा वो भारी करते हैं, बल्कि जिनके साथ होते हैं उनका साथ खुद नीतीश कुमार जी को मजबूत बना देता है राजनीति में। इस तरह से एक बैलेंसिंग फैक्टर अपने हक में नीतीश कुमार जी हैं। अब ये बात करें कि बिहार में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में आज प्रशंसक भी आलोचक बन गए हैं। वो कोरोना, वो स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, क्राइम, और सामान्य रूप से इस प्रदेश का विकास, किसी भी क्षेत्र में नीतीश कुमार आज खाता बही लेकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि आज की राजनीति में नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, या राजनीतिक क्षितिज पर नीतीश कुमार का सूरज जो है अस्त होने वाला है, या कि नीतीश कुमार किसी तरीके से कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसा कतई नहीं कह सकते, बल्कि उल्टा है। नीतीश कुमार आज की राजनीति में ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा जरूरी, ज्यादा वजनदार, ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं, और इसके कई कारण हैं। आप देखेंगे, मैं जो दो ध्रुव वाली बात कह रहा हूं, पहले एक ध्रुव बीजेपी की चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी को जब विधानसभा चुनाव पिछले बार हुआ था और उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन था। आरजेडी भी थी, नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, और कांग्रेस भी थी, तमाम लेफ्ट भी थे, सब लोग थे। इसके बावजूद बीजेपी को 24.42% वोट मिले थे, 24.42% वोट। ये बहुत बड़ी बात है। हर चौथा आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था। सीट हालांकि 53 ही मिली, मगर वोट की बात मैं कर रहा हूं 24.42%। फिर आप देखिए, लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ी, और नतीजा क्या हुआ? तस्वीर बिल्कुल बदल गई। जहां विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की भारी जीत हुई थी, 46% वोट मिले थे, वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत हुई। 40 में से 39 सीटें मिली, और 53% से भी ज्यादा वोट एनडीए गठबंधन को मिले। अब इसमें भी अगर आप बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 23.6% वोट मिले। तो ये बात आपको तुलनात्मक रूप में ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों है कि विधानसभा चुनाव में अधिक वोट मिले, लोकसभा चुनाव में कम मिले, जबकि सफलता ग्रैंड रही।
इसकी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उनका अपने अलाइड पार्टनर्स के साथ सीटों का बंटवारा कम हुआ था। लेकिन इस वक्त क्या है, जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो वोट का प्रतिशत आप मोटा मोटी देखेंगे तो 24% से या तो थोड़ा ज्यादा या 24% से थोड़ा सा कम, यही उनका स्ट्रेंथ बीजेपी का दिखा। ये एक्चुअल में बीजेपी का स्ट्रेंथ है। और एक्चुअल में मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, बिहार की राजनीति में जाति का भी बहुत महत्व है। जातीय राजनीति से बिहार उबर नहीं पाया है, और बिहार में जो सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण जातियां कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो या राजपूत हो। इसके अलावा वैश्य जाति, बनिया जाति भी बीजेपी के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, ये लोग जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका असर बिहार में दिखता है। तो इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिहार में सवर्णों को जो परसेंटेज है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ सब मिला के जो वोट बैंक है वो 17.2% होता है, और वैश्य वोटर हैं 7.1। तो 17.2 और 7.1 को क्लब करिए तो ये 24.3% वोट होता है। मैं इसी वोट बैंक की चर्चा कर रहा था जब बीजेपी की बात कर रहा था विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। तो आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट बैंक, अगर कमोबेश ये कहा जाए कि सवर्ण प्लस वैश्य वोट जो है बीजेपी के साथ है, तो वो आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं। अक्षरशः कोई बात सही नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर यह बात आंकड़े कह रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही जेडीयू किसी महागठबंधन से हटता है तो आरजेडी की हालत क्या हो जाती है, या महागठबंधन की हालत क्या हो जाती है। महागठबंधन लोकसभा में 1 सीट पर पहुंच जाता है, सब कांग्रेस को 1 सीट मिली, तो महागठबंधन कमजोर हो गया और एनडीए मजबूत हो गया। ये नीतीश कुमार का वजन है। अब हम कुछ चर्चा कर ले आरजेडी का। आरजेडी का जो वोट बैंक है, मैं ये दूसरे ध्रुव की मैं बात कर रहा हूं, आरजेडी का भी एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक हुआ करता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परसेंटेज में काफी गिरावट आ गई है। माई समीकरण बहुत स्ट्रॉन्ग था लालू यादव जी के जमाने में, और उस समय और आज भी जो समीकरण है, मुसलमानों का जो प्रतिशत है 14.7% मुसलमान बिहार में है। इसी तरीके से यादव की संख्या 14.4% है। तो 14.4 और 14.7 जोड़ लेते हैं तो 29.4% वोट हो जाता है। ये किसी भी समीकरण से बड़ा समीकरण हो जाता है। तो किसी भी समीकरण से मतलब कंसोलिडेट रहने पर कोई ऐसे अति पिछड़ा वर्ग को भी अगर जोड़ के देखते हैं तो वो भी लगभग इतना ही बनता है। मगर अभी मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं तो लालू यादव जी ने पिछड़ा वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा था, और ओबीसी को, फिर दलित वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा था, इसलिए वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन हो गया था। लेकिन बाद की राजनीति में सबने अपना अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किया। ये महादलित के रूप में आप देख लिए पासवान जी, उनका 4.5% वोट होता है, या फिर मांझी जी, उन्होंने अपना कुनबा बनाया। इसके बावजूद ये वोट बैंक जो है जेडीयू के पास भी रहे, आरजेडी के पास भी रहे। ये बटे, जो पिछड़ों का वोट है वो बटा। तो मैं बात कर रहा हूं आरजेडी के वोट बैंक की। तो आरजेडी को अगर हम देखें तो बड़ी दयनीय स्थिति मुझे नजर आती है, इतना बड़ा वोट बैंक होने की वजह से को देखते हुए कि उनको
वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में 15.4 और विधानसभा चुनाव में 18.5, यानी 18.5 वोट परसेंट जो विधानसभा चुनाव में मिला था, तो निश्चित रूप से उसमें गठबंधन का भी वोट रहा होगा, उसमें नीतीश बाबू के सहयोग का भी वोट रहा होगा, तब भी 18.5% ही मिला, जबकि इनका MY समीकरण से ही 29% से ज्यादा वोट है। यानी न तो मुसलमान पूरी तरह से आरजेडी को वोट दे रहे थे, न यादव पूरी तरह से आरजेडी को वोट दे रहे थे, क्योंकि दोनों का परसेंटेज 14% से ज्यादा है और आरजेडी को केवल 18.5% वोट विधानसभा चुनाव में मिले और लोकसभा चुनाव में 15.4% वोट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लालू मैजिक का खत्म होता जाना, कम होता जाना, और तेजस्वी के नेतृत्व में वो वोट बैंक जो कंसोलिडेट होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, ये बात इसमें दिखती है। आप देखेंगे और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो गई, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो गई, और आप हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी है। इन सभी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके जो 2-4-5% वोट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, वो महागठबंधन ने कोशिश की थी, इसके बावजूद रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं रहा। आप देखेंगे इस बार के चुनाव में, ये तो समग्र आंकड़ों का एक विश्लेषण हुआ, लेकिन आप इस बार के चुनाव में देखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ दो बातें हैं, दो बातें बहुत स्ट्रांगली हैं। एक तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त है, इस बात को जितनी जल्दी जेडीयू समझ ले, एनडीए समझ ले, उसके हाथ में होगा। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वोट्स जो अब तक इवन लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम वोट आए थे, बटे थे, मुस्लिम बहुल इलाकों में जेडीयू की जीत हुई, नहीं तो 40 में 39 परिणाम नहीं होते। एक किशनगंज को छोड़ के सारी सीटें जहां मुसलमानों का प्रभाव है जेडीयू को मिले। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वहां के मुसलमान किसी भी रूप में स्थानीय मुद्दों पर वोट नहीं करने वाले हैं और वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेंगे, और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, इस बात को वो भूल जाने वाले हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा से मुसलमानों के प्रति कुछ न कुछ झुकाव दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। उस बात को बिहार के मुसलमानों ने बहुत याद किया था कि जब जब नरेंद्र मोदी जी से दूरी दिखानी पड़ी, नीतीश कुमार ने दिखलाई, लेकिन वक्त के दौरान इतना पानी बह गया है कि नीतीश कुमार के अंदर का पानी क्या है वो बिहार के लोग समझने लगे हैं। डीएनए और एनडीए का जो फर्क है वो बिहार के लोग समझने लगे हैं। तो इस खास करके अगर मुसलमानों की बात कही जाए तो मुसलमान निश्चित रूप से नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे। ये दो बातें हैं जो नीतीश के लिए पिछले चुनाव की अपेक्षा बिल्कुल नए तरीके से चुनौती बनेगी, और इन्हीं दो बातों का फायदा अगर आरजेडी या उनके साथ खड़ा महागठबंधन उठा लेता है तो उससे उनको राजनीतिक फायदा होगा और फिर वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि बिहार में जो जातीय समीकरण है उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। जैसे दलित महादलित, यहाँ इनकी भी संख्या 14.2 ही % है, ठीक है। फिर अदर्स जो हैं कुर्मी, कोयरी, अन्य, ये सब जोड़ लेते हैं। जैसे कुर्मी है 5%, कोयरी है 6.4%। तो ये लोग भी अपने आप में चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो एक जाति में नीतीश कुमार जी का प्रभाव है, एक जाति में जीतन राम मांझी जी का प्रभाव है। तो इस तरीके से ये जो बटा हुआ दलित, महादलित, कुर्मी, कोयरी अगर जोड़ते हैं तो 14.2 और ये 11.2 यानी 25
4% वोट बन जाता है। ये भी एक मजबूत कुनबा हो जाता है। लेकिन ये चूंकि एक जगह जमा नहीं है, इसलिए कुनबे के तौर पर फोर्स दिखाई नहीं देता। अब ये जिसके साथ जुड़ेंगे उसको मजबूत रखेंगे, मजबूत करेंगे। तो बिहार की राजनीति अब लगभग स्पष्ट होने चली है। देखिए, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ चुके हैं। उनके पास भले जितना भी वोट हो, पिछले चुनाव में तो 2.2% ही वोट आया था। और रामविलास पासवान जी की पार्टी, अब जो चिराग पासवान जी देख रहे हैं, उस पार्टी का एक अपना जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा वोट मिला था उनको, 7.5% के करीब वोट मिला था। लेकिन उनका वोट बैंक अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जी का जो वोट बैंक है, उनकी अपनी जाति से बाहर वोट बैंक निकल नहीं पाया है। ये पासवान जाति का जो वोट है वो 4.5% है। ये उनकी बेसिक बुनियादी आधार या ताकत कह सकते हैं। तो इस वोट बैंक में जब वो किसी से गठबंधन करते हैं तो दूसरे का वोट बैंक से जो कुछ उनको मिलता है तो इनका वोट शेयर बढ़ जाता है। तो वो 7.5 तक पहुंचा था। अब लेकिन 7.5% के हिसाब से पासवान जी, चिराग पासवान जी जो विधानसभा सीट मांग रहे हैं कि लोकसभा में उनको 6 सीटें मिली थी, एक राज्यसभा का सीट है, 7 सीट हुआ, प्रति लोकसभा सीट 6 से गुणा कर दीजिए तो 42 सीटें उनको मिलती चाहिए। इस तरह से जो वो दावा कर रहे हैं, तो इनके दावों पर एनडीए में कोई ध्यान दे नहीं रहा है, क्योंकि बिहार में एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स होने वाली है। वो पॉलिटिक्स है कि पोस्ट इलेक्शन क्या होगा। पोस्ट इलेक्शन क्या नीतीश बाबू कमजोर हो जाएंगे अगर ये जीतते हैं? मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं, ये पॉलिटिक्स की मैं चर्चा करूं। कौन जीतेगा हमें नहीं पता, हो सकता है महागठबंधन जीत जाए, हो सकता है एनडीए जीत जाए। लेकिन मैं जब एनडीए के पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं तो मान कर कर रहा हूं, मान लीजिए कि एनडीए जीत जाए, जैसे कि नीतीश कुमार जी जेडीयू सोच रहे होंगे या फिर बीजेपी सोच रही होगी, तो उसके बाद उस सरकार को डोमिनेट कौन करेगा? वादे के हिसाब से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए तो कुछ इस किस्म से आए कि बीजेपी डोमिनेट करे। ये बीजेपी की रणनीति है और जेडीयू की रणनीति है कि ऐसा ना हो, अपना डोमिनेशन को बरकरार रखा जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब एनडीए के भीतर के जो एलाइड फोर्सेस हैं वो नीतीश कुमार जी के प्रभाव में रहे? लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। बीजेपी के पास केंद्र की सरकार है, वो छोटी बड़ी सभी पार्टियों को, चाहे एनडीए में रहे या एनडीए से बाहर की भी, उनको प्रभावित करने की क्षमता रखती है। केंद्र में मंत्री बनाने से लेके देश भर में राज्यपाल बनाने और दूसरे तमाम तरह की लोभ लालच देने की क्षमता है बीजेपी में। तो एनडीए के भीतर जो पासवान जी की पार्टी है या फिर जीतन राम मांझी आ रहे हैं, तो इन दोनों को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो बीजेपी में ज्यादा है। इसके बावजूद हालांकि जीतन राम मांझी जेडीयू में जाएंगे ये तय लगता है। तो यही वो रणनीति है कि नीतीश कुमार किसी तरीके से एनडीए में अपना कुनबा, अपने लिए बोलने वाला दल, आवाज मजबूत करना चाहते हैं। तो इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के भी एक लड़ाई है। सीट शेयरिंग में अगर 243 सीट में आधी आधी सीटों पर लड़ा जाए, 122 121 करके, तो बीच में जो एलाइड हैं उनको कितनी कहां से सीटें दें, ये सवाल है। तो हुआ यूं है, अंदर खाने की बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी को कोई बहुत भाव एनडीए में नहीं मिलने जा रहा है। न तो उनको बताया जाने वाला है कि आपको कितनी सीट देंगे, न उनसे कोई बातचीत की जा रही है, न की जाने वाली है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पासवान जी की बेचैनी बढ़ती जाएगी। उनके नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयान है वो बयान गुस्सा और बढ़ता जाएगा, और ये गुस्सा जितना बढ़ेगा उतना नीतीश कुमार जी का दबाव एनडीए पर और बीजेपी पर होगा कि इसको हमारे खेमे से हटाओ, इसको हम बर्दाश्त करने लायक नहीं समझते। तो इसकी काट के लिए, चूंकि पासवान जी के पास में 4.5% वोट है और नीतीश कुमार जी ने मांझी को अपने साथ इसलिए जोड़ा है, जीतन राम मांझी जी को, कि उनको पिछले चुनाव में 2.2% आया था, कम से कम आधे की भरपाई तो वो कर ले रहे हैं। अब जो बच गया वोट शेयर, उस वोट शेयर की कीमत पर क्या उनको 40 सीट दी जाएगी?
ये नीतीश कुमार होने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 40 सीट में अगर 20 सीट भी जीत गई एलजेपी, तो फिर जब सरकार बनाने का समय आएगा तो उनका समर्थन नीतीश कुमार जी को ना होकर के बीजेपी को होगा। तो ऐसे केस में वो कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो प्री इलेक्शन पॉलिटिक्स चल रही है। एक साथ अपने ही दल कुनबे में एक दूसरे को काटने की कोशिश चल रही है, और बीजेपी भी जानती है, और एक सच्चाई भी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में, वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आज मैं कह रहा हूं, आगे भी आप इस चीज को देखिएगा कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कम से कम जेडीयू और बीजेपी में 1.5 गुना सीट का फर्क होगा। अगर जेडीयू 50 सीट जीतेगी तो बीजेपी 75 सीट, ये मैं पहले कह देता हूं, ये होने वाला है। क्योंकि नुकसान इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी और मुस्लिम वोटर्स का सीधे तौर पर जेडीयू को होने वाला है, और बीजेपी को उस हिसाब से कोई नुकसान, कम नुकसान होगा एंटी इनकम्बेंसी का या दूसरे फैक्टर का। तो मेरा आकलन है कि 2:1 के हिसाब में बीजेपी और जेडीयू में रेशियो से सीटें आएंगी, और जब चुनाव नतीजे आएंगे तो इस बात की घोषणा के बावजूद कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उनके पास वो संख्या बल नहीं होगा जो उम्मीद करके अभी वो रख रहे हैं। तब जो सरकार बनाने की स्थिति में वो होंगे, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर सरकार बनी तो निहायत ही कमजोर सरकार होगी, ये बात साफ है। अब बीजेपी, चूंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो तेवर दिखाए हैं, और नीतीश कुमार जी ने और पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के सवाल पर एक सरकार उन्होंने छोड़ दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, जहां उनको गठबंधन को बहुमत मिला था, उस बहुमत से उन्होंने सरकार नहीं बनाई। तो एक सरकार तक का जब वो त्याग कर सकते हैं, तो क्या पोस्ट इलेक्शन में अगर नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी से कम सीटें आए तो वो कितने दिनों तक मुख्यमंत्री के लिए बर्दाश्त करेंगे? निश्चित रूप से शुरुआती समय में ही ये बात आएगी कि आपको अपेक्षित सीट नहीं मिली है, जनता ने आपको नकार दिया है, इसलिए आप मुख्यमंत्री न बने, बीजेपी के आदमी को मुख्यमंत्री बनने दें जिनके पास ज्यादा वोट आए हैं, ज्यादा सीट आए हैं जेडीयू के मुकाबले। ये बात शुरू से ही होगी। ये सारी परिस्थिति मैं तब की कह रहा हूं जब एनडीए की जीत होगी, नहीं होगी तो ये बात अलग है। लेकिन तैयारी तो जीत मान करके ही तो होती है, राजनीतिक समीकरण तो जीत मान करके ही बनाए जाते हैं और आगे की सोची जाती है, यही राजनीति होती है। तो जो सत्ता में है वो फिर दोबारा सत्ता में आए, ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए मैं उसी सोच को, उसी सोच के तहत जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको एलोबोरेट कर रहा हूं आपके सामने। ये दूसरी तरफ इस राजनीति के अलग अगर आरजेडी को देखा जाए तो आरजेडी ने भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में एक किस्म का, या अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग में एक किस्म का, इसी तरीके से इस सोच को वो भी आगे ले गए हैं। आरजेडी ने तय कर दिया है कि 150 सीट पर वो खुद लड़ेगा। अब आरजेडी अगर 150 सीट पर लड़े तो बच जाता है 243 में 50 इधर 93 सीट्स। 93 सीट में कांग्रेस पिछले बार 42-43 सीटों पर लड़ी थी, तो आप बच गया 50, लेकिन कांग्रेस इस बार निश्चित रूप से चाहेगी कि खुद 50-55 सीटों पर लड़े, उससे ज्यादा लड़े जितना पिछली बार लड़ी। तो बाकी जो सीटें बची उन सीटों में उनको उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, साहनी को भी देना है, लेफ्ट को भी देना है, दूसरे तमाम दलों को सीटें बांटनी है, जो एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती होगी। मगर इससे आरजेडी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। उसने कहा हम 150 सीट पे लड़ेंगे, बाकी आप लोग बांट लीजिए, कांग्रेस का जिम्मा है कि वो बांटे। तो इसमें भी यही पॉलिटिक्स है कि 150 सीट पर अगर आरजेडी लड़ती है और वो 50 से 60% सीट भी जीतती है, तो आज कम से कम
75 सीट या 80 सीट, आज तो 80 के करीब सीट है उनके पास, तो 80 सीट से ज़्यादा जितना भी वो लाती है, मान लीजिए 100 लाती है, तो उसको सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की ज़रूरत होगी वो एलाइड फोर्सेस से मिल जाए, अलग अलग कुनबों में मिले। उनके पास वो संकट नहीं है, नेतृत्व वाला संकट जो नीतीश कुमार के पास, क्योंकि उनके एलाइड फोर्सेस उनको ही नेता मानते हैं और उनके एलाइड फोर्सेस इतने मजबूत नहीं है जो कि उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे सके। चुनौती नीतीश ही देते अगर वो आरजेडी के साथ होते। तो इस स्थिति में हम देखा जाए तो बिहार की पूरी राजनीति जो है लगभग पक चुकी है, और आप ये देखेंगे एनडीए बिना पासवान के आगे बढ़ेगा। पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को पहले अगर वो अपनी रणनीति बना लेते हैं, इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि बाद में जाकर के उनको बेइज्जत हो गए एनडीए से निकलना पड़े, तो वो तो पहले ही उनको निकल के या तो स्वतंत्र या तो महागठबंधन का हिस्सा बन करके इस सोच के खिलाफ उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्योंकि बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि पासवान को साथ लेके चला जाए, तो बीजेपी को ये बात माननी होगी, क्योंकि वो मानती आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी जीती हुई 5 सीट बीजेपी ने नीतीश कुमार की वजह से छोड़ दी थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है और उनको अपनी राजनीतिक दिशा तय करना चाहिए। इस लोभ में कि हम केंद्र में मंत्री से बाहर हो जाएंगे, वो तो बाहर होना ही पड़ेगा। अगर आप जो बिहार की राजनीति आई है वो टेस्टिंग फेज है, इस फेज में अगर आपने सही राजनीतिक निर्णय नहीं लिए तो उसके दुष्परिणाम आपको झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी को सही निर्णय लेकर के सामने आना होगा। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे बातचीत होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए कप ऑफ न्यूज़ और आप इसमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्लिक भी कीजिए, जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।